नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक बहुत अहम मोड़ की। 1975 से 77 का आपातकाल, उसका अंत और उसके ठीक बाद क्या हुआ। और इसमें हमारा खास ध्यान रहेगा शाह आयोग की जांच पर। जी बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें आपातकाल और शाह आयोग की रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं, पीआईबी आर्काइव्स हैं और शाह आयोग की वो जो फाइनल रिपोर्ट थी वो भी है। ये सब हमें उस वक्त की तस्वीर समझने में काफी मदद करेंगे। हाँ, तो इरादा यही है कि हम समझें कि कैसे 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म हुई, फिर फौरन चुनाव हुए मार्च में ही, हाँ, 16 से 20 मार्च। जिसमें कांग्रेस हारी, फिर 24 मार्च को जनता पार्टी की सरकार बनी। और फिर मई 1977 में शाह आयोग बना। जी, तो ये सब कैसे जुड़ा है और खासकर शाह आयोग ने क्या काम किया, क्या नतीजे निकाले, ये देखेंगे। और देखिए, सबसे अहम बात शायद यही है कि कैसे इस एक आयोग ने उस 21 महीने के दौरान जो सत्ता का गलत इस्तेमाल हुआ था, मानवाधिकारों का हनन हुआ था, उसकी परतें खोलीं और इसने एक तरह से भविष्य के लिए संवैधानिक बदलावों की नींव भी रखी। तो भी शाह आयोग से ही शुरू करते हैं। मई 1977 में जैसे ही जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जेसी शाह उनकी अध्यक्षता में यह आयोग बनाया। मकसद तो साफ ही था। जी, मकसद था कि 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977, मतलब पूरे आपातकाल के दौरान जो भी ज्यादतियां हुई उनकी जांच हो। और इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया था। सरकारी ताकत का दुरुपयोग, बिना मुकदमे के लोगों को हिरासत में रखना, निवारक हिरासत जिसे कहते हैं। हाँ, निवारक हिरासत, फिर प्रेस पर जो सेंसरशिप लगी थी वो, और वो जो बहुत विवादास्पद नसबंदी अभियान था, वो सब इसमें शामिल था। अच्छा, तो आयोग ने जांच की कैसे, मतलब क्या प्रक्रिया थी? आयोग ने गवाहों को बुलाया, बहुत सारे सरकारी दस्तावेज देखे और पब्लिक हियरिंग्स भी की, मतलब लोगों को भी सुना। और फिर जो रिपोर्ट्स आई 1978-79 में, उनमें क्या खास बातें थीं? सुनाए आंकड़े काफी चौंकाने वाले थे। हाँ, आंकड़े वाकई मतलब सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे आप जेलों की हालत देखिए। रिपोर्ट बताती है कि 1 जनवरी 1975 को ही, यानी इमरजेंसी लगने से भी पहले, जेलों में कैपेसिटी थी करीब 1,83,000 की। अच्छा। लेकिन कैदी थे 2,20,000 से भी ज्यादा। बाप रे। हाँ, मतलब क्षमता से कहीं ज्यादा। जी। और इसमें भी देखिए, करीब 1,27,000 तो सिर्फ विचाराधीन कैदी थे, मतलब जिनका केस चली रहा था, फैसला नहीं हुआ था। और इमरजेंसी में तो ये हालत और बिगड़ी होगी राजनीतिक कैदियों के आने से। बिल्कुल। ये आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे जेल सिस्टम पर कितना दबाव था और न्याय मिलने में कितनी देर हो रही थी। और वो नसबंदी वाला मामला, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? वो तो और भी गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी के दौरान 1,07,00,000 से ज्यादा नसबंदियां की गईं। 1,07,00,000? ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। सिर्फ नंबर नहीं, इसके पीछे जो जबरदस्ती और डर का माहौल था, वो ज्यादा चिंता की बात है। रिपोर्ट में 548 ऐसी शिकायतें दर्ज हैं जहां अविवाहित लोगों की नसबंदी कर दी गई। अविवाहित लोगों की भी? हाँ, और इतना ही नहीं, इस पूरी प्रक्रिया में या उसके बाद के कॉम्प्लिकेशन से 1,774 लोगों की मौत भी रिपोर्ट हुई। ओह, ये तो सिर्फ आंकड़े नहीं रहे फिर, ये तो मानवाधिकार हनन की सीधी तस्वीरें हैं। बिल्कुल। इसी तरह एक और आंकड़ा है, करीब 26,000, मतलब 25,962 सरकारी और पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर दिया गया, समय से पहले। 26,000 लोगों को? ये क्यों किया गया होगा? क्या ये असहमति की सजा थी? शायद, या शायद एक डर का माहौल बनाने का तरीका। रिपोर्ट सीधे तौर पे मंशा नहीं बताती, पर पैटर्न तो यही इशारा करता है। और प्रेस, अभिव्यक्ति की आजादी का क्या हुआ? उस पे तो बहुत सख्त पहरा था। जैसे इमरजेंसी लगी, दिल्ली में कई बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई, ताकि वो खबर ही न छाप सकें। जी हाँ, सीधा तरीका। और ये बस शुरुआत थी। हाँ, इसके बाद तो प्रॉपर सेंसरशिप लागू हो गई। संसद में क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या चल रहा है, यहाँ तक कि कोर्ट के फैसलों को भी छापने से पहले सेंसर किया जाता था, एडिट कर देते थे। और तो और, सरकार ने अखबारों को कैटेगराइज कर दिया था, फ्रेंडली, न्यूट्रल या हॉस्टाइल, मतलब दोस्त, तटस्थ या दुश्मन। अच्छा, वफादारी के हिसाब से। एक तरह से हाँ। तो इन सब जांच के नतीजों का, इन फाइंडिंग्स का असर क्या हुआ? क्या ये बस एक रिपोर्ट बनकर रह गई? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शाह आयोग की रिपोर्ट का सबसे बड़ा और शायद सबसे स्थायी असर पड़ा
हमारे संविधान पर। इसी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के आधार पर 1978 में 44th संविधान संशोधन लाया गया। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, 44वां संशोधन, इसमें वो सबसे बड़ा बदलाव था कि इमरजेंसी लगाने का आधार बदल दिया गया, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। हाँ, सशस्त्र विद्रोह, ये क्यों जरूरी समझा गया? क्योंकि ये माना गया कि आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द बहुत अस्पष्ट है, बहुत वेग है। इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसा कि शायद 1975 में हुआ भी। सशस्त्र विद्रोह एक ज्यादा ठोस, ज्यादा गंभीर स्थिति है, तो इससे सरकार मनमाने ढंग से इमरजेंसी न लगा सके, ये कोशिश थी। और न्यायपालिका की शक्ति भी बहाल की गई थी शायद, जुडिशियल रिव्यू। जी हाँ, न्यायिक समीक्षा का अधिकार जिसे इमरजेंसी में कमजोर कर दिया गया था, उसे पूरी तरह से बहाल किया गया और भी कई कानूनी बचाव के उपाय जोड़े गए। तो कुल मिलाकर देखें, शाह आयोग ने इमरजेंसी के उस दौर की सच्चाई सामने रखी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, नसबंदी का खौफ, कर्मचारियों की नौकरी जाना, प्रेस का गला घोटना। बिल्कुल, इन सब को दस्तावेजों के साथ सामने रखा। और इसकी सबसे बड़ी सीख क्या रही? देखिए, सबसे बड़ी सीख यही है कि ये रिपोर्ट सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। इसने न सिर्फ ये बताया कि सत्ता का कैसा दुरुपयोग हुआ, बल्कि इसने भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए ठोस कानूनी और संवैधानिक बदलावों की, जैसे 44वां संशोधन, उसकी नींव रखी। इमरजेंसी लगाना मुश्किल बनाया गया, न्यायपालिका को मजबूत किया गया। ये सब जानने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है। कानूनी बदलाव तो हुए, संवैधानिक सुरक्षा उपाय भी किए गए, पर क्या भविष्य में सत्ता के ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए सिर्फ यही काफी है? ये बहुत मौजू सवाल है। क्या सिर्फ कानून और संविधान में लिखे नियम काफी हैं, या फिर नागरिकों का जागरूक और सक्रिय होना और साथ ही हमारी जो संस्थाएं हैं उनकी अपनी इंटेग्रिटी, उनकी मजबूती, वो भी उतनी ही जरूरी है? शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, शायद उससे भी ज्यादा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचते रहना चाहिए।